हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनसाइट्स ऑफ साइंस। और मैं हूं आपकी दोस्त अनीता अग्रवाल और आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में, सेल के। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। पसंद आने पर लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के बारे में पता चलेगा। तो न्यूक्लियस क्या ज़रूरत है, न्यूक्लियस की कौन सी ऑर्गेनेल है, कहाँ पर लोकेटेड है, क्या क्या फंक्शंस हैं, आज हम अपने वीडियो में ये देखेंगे। और साइटोप्लाज्म भी आपको पहले वीडियो से पता चल चुका होगा कि क्या होता है, पर आज उसके हम फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे। चलिए दोस्तों, अपना सेशन शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे न्यूक्लियस को नाम दिया द ब्रेन ऑफ सेल। तो जैसे कि आपको आपकी क्या एक्टिविटीज़ करनी है ये बताने के लिए आपके पास एक ब्रेन है, उसी तरीके से सेल को अपनी क्या एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए सेल के पास भी एक ब्रेन है, जिस ब्रेन का नाम है, क्या नाम है दोस्तों उसका, न्यूक्लियस। क्या नाम है दोस्तों, न्यूक्लियस। तो अब आप देखेंगे कि भाई सेल को क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। अब तक आप सेल के बारे में इतना तो जान ही चुके हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इस अर्थ पे वो सबके सब एक फंडामेंटल यूनिट से बने हुए हैं, लिविंग चीज़ जो कि है सेल। अब आप इस वीडियो के अंदर देखिए कि एक ये इन्फेंट है, इन्फेंट से चाइल्ड बना, चाइल्ड से ये एडल्ट हुआ। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ, आप कहेंगे यहाँ पर तो बस बॉडी ग्रो हुई है, तो बॉडी अकेली ग्रो नहीं हुई है, यहाँ पर सेल का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, सेल डिवाइड हुए हैं और सेल अपने आप ग्रो कर गए हैं। अब आप ये देखिए, जब एक छोटा बच्चा इन्फेंट जो फर्स्ट डे न्यू बॉर्न होता है, जब वो 1 मंथ का हो जाता है, जब वो 3 मंथ का हो जाता है, जब वो 5 मंथ का हो जाता है, तो उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। और जब वो 3 ईयर्स तक का हो जाता है तो सोचिए आप, वो अपनी फर्स्ट लर्निंग कर लेता है कि वो जिस भी एनवायरनमेंट में, जिस भी लोकेलिटी में वो जहाँ पर भी उसका बर्थ हुआ है वहाँ की वो लैंग्वेज सीख जाता है विद इन 3 ईयर्स। और आप देखिए, लैंग्वेज को तो हम लिखने के लिए बच्चे को हाथ पकड़ के प्रैक्टिस कराते हैं कि आपको अल्फ़ाबेट्स बनाने हैं, बट आप ये देखिए जब बच्चा 5 मंथ्स का हो गया और 5 मंथ्स का जब वो करवट लेने लग जाता है, तो कोई उसको मदर फादर कोई फैमिली मेम्बर उसे करवट लेके सिखाता नहीं है कि आपको करवट लेनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन खुद ही स्टोर है, जो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे डिकोड करती है। जैसे आप इस प्लांट्स के अंदर देखिए क्या होता है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एप्पल सीड के बारे में सोचिए, कितना छोटा होता है वो, नॉट इवन इक्वल टू द साइज ऑफ योर नेल, सिर्फ नेल के साइज का भी नहीं होता, और उससे एक ट्री खड़ा हो जाता है। तो वो ट्री कैसे खड़ा होता है, सीड के अंदर ऐसे कौन से सेल्स हैं जो कि सॉइल के कांटेक्ट में आके, लाइट के कांटेक्ट में आके, वाटर के कांटेक्ट में आके अपने आप को इतना बड़ा प्लांट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो कोडिंग डिकोड करी गई एक ऑर्गेनेल के अंदर, जिस ऑर्गेनेल का नाम होता है न्यूक्लियस। और भी चीज़ें आप देखिए, न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। इस अर्थ के ऊपर जिस तरीके से लाइफ कंटिन्यू है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है सेल के अंदर, उसके लिए भी सेल के अंदर रिस्पॉन्सिबल है हमारा न्यूक्लियस। देखिए, आपने एक जगह पे एक सीड लगाया, सीड लगाने से एक प्लांट ने अपनी रूट फिक्स करी और एक प्लांट आपका खड़ा हो गया। पर धीरे 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 आप उस एरिया में देखिए, स्पेशली आपने एलोवेरा को देखा होगा कि धीरे 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 उस एरिया में बहुत सारे एलोवेरा ग्रो हो जाते हैं। या फिर आप इस सेकंड डायग्राम के अंदर देखिए कि ये बैक्टीरिया कैसे इतनी जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर गए। इसका एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल आपने अपनी किचन के अंदर देखा होगा। जब आप मिल्क में थोड़ा सा आपने क्या किया, दही को उसके अंदर डाल दिया या नींबू डाल दिया, मॉर्निंग तक आप देखेंगे कि वो फर्मेंट हो चुका होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाई मल्टीप्लाई कर जाते हैं। या फिर आप एक ये मेथड देखिए, एक ऑर्गेनिज्म है उसके 2 पार्ट्स कर दिए गए, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, फ्रैगमेंटेशन। 2 फ्रैगमेंट्स में उनको बांट दिया और उसी से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, यानी कि वहाँ के सेल्स ने ही नहीं मल्टीप्लाई किया, वहाँ पर जितने भी प्रोसेसेस करता है वो ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनेल्स को भी उस सेल ने अपने आप को मल्टीप्लाई किया। अब ये देखिए, अब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं कि इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग योर ट्रेड्स टू फ्यूचर जनरेशन।
अब आप यहाँ पर देखिए, दो सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोग्राफ हमने डाली है, सैफ अली खान है और श्रुति हसन है। आप इनकी मदर को देखिए और इनके बेटे को देखिए, हाउ द जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो आप ये देखेंगे कि कैसे न्यूक्लियस के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है, पूरा ब्लूप्रिंट है एक ऑर्गेनिज्म का, कि कैसे उस ऑर्गेनिज्म को दिखना है, क्या उसके फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स, क्या उसकी वो, मतलब आप चीज़ सोचिए, फ्रॉम हेड टू टो एवरीथिंग इज कोडेड। नाउ द टॉपिक कम्स द बर्थ ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में कैसे पता चला? तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है हिस्ट्री ऑफ सेल में, जहाँ पर हमने डिस्कशन करी है, तो वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पर दो साइंटिस्ट मैथ्यू शिल्डन और श्वान ने ये बताया था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल्स, प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए होते हैं? सेल्स से बने होते हैं। एनिमल्स एनिमल सेल से और प्लांट सेल से। इसका मैं आपको कुछ डिफरेंस बता चुकी हूँ, डिटेल डिफरेंस हम आप लेटर ऑन क्लासेस के अंदर लेंगे। और जो वहाँ पर हमने रुडोल्फ विर्चो की थ्योरी पढ़ी थी, जो ये कहते हैं दैट द न्यू सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो इसके बारे में पता लगाया था, इस थ्योरी के बारे में पता लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में उन्होंने पता किया कि सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेल है जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस वर्ड एक कैरियन वर्ड से आता है, इसीलिए हमने वर्ड रखा प्रोकैरियोटिक। प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक, ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स। तो क्या किया जाता है? माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है न्यूक्लियस को, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सेल के भी अंदर न्यूक्लियस है। सेल को भी हम नहीं देख सकते नेकेड आई से, तो न्यूक्लियस को देखना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये एक और डेमोन्स्ट्रेशन है थ्रू स्लाइड्स ओनली, जहाँ पर हमारा एम है टू प्रिपेयर स्टेन्ड टेम्पररी माउंट ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स। तो हम यहाँ पे ह्यूमन चीक सेल्स के हम एक माउंट को बनाएंगे। उसके लिए क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए? ग्लिसरीन हम लोग यूज़ करते हैं ताकि कोई भी स्लाइड हमारी ड्राई ना होए। स्टेन हमने यूज़ किया मिथिलीन ब्लू, ड्रॉपर को यूज़ करेंगे स्टेनिंग के लिए, ग्लिसरीन पुट करने के लिए। माइक्रोस्कोप मेजर एड है, ये हमें चाहिए ही चाहिए। ग्लास लाइट चाहिए, फिल्टर पेपर, टूथपिक चाहिए हमें स्क्रैप करने के लिए चीक सेल्स को, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, नीडल चाहिए, ब्रशेस चाहिए और कवर स्लिप चाहिए। तो क्या प्रोसीजर है? बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है इस एक्सपेरिमेंट का। आपको इनर साइड ऑफ दी चीक से, जो आपका अंदर की साइड का चीक है, वहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रैच करके टूथपिक से सेल्स लेने हैं और उनको आपको वाटर के साथ मिक्स करके ड्रॉपर की हेल्प से स्लाइड पे रखना है। स्लाइड पे रखने के बाद उससे आप नीडल से थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए और फिर उस मिक्सचर को स्लाइड पे जो आपके आ गया उस पर आप कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए मिथिलीन ब्लू की, और उसके बाद थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल दीजिए ताकि ड्राई ना हो। फिर उसको एक्सेस सॉल्यूशन को ब्लॉटिंग पेपर से आप रिमूव कर दीजिए। और फिर जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर ग्लास स्लाइड पुट करने का तरीका बताया था, कवर स्लिप पुट करने का तरीका बताया था, वो उस तरीके से आप इसके ऊपर कवर स्लिप प्लेस करिए। फिर आप इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। तो ये देखिए ऑब्जर्वेशन 3 माइक्रोस्कोप के लेंसेज के अंदर है, जहाँ पर 40x में आपको ऐसा दिखाई देगा, 100x में आपको ऐसा दिखाई देगा और 1000x के अंदर आप एक सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस को बहुत इजीली देख सकते हैं। तो इसके अलावा और क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं? से फॉर एग्जाम्पल हमने सेल्स को ऑब्जर्व किया कि सेल्स हमारे फ्लैट और इरेगुलर शेप्ड हैं। सेल्स के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं है, क्योंकि हमने किस चीज़ का बनाया है? ये ह्यूमन चीक सेल। ह्यूमन चीक सेल क्या है? एक एनिमल सेल है, एक थिन सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। तो आप यहाँ पर फिर से ध्यान से देखिए कि ये इरेगुलर शेप्ड सेल्स हैं, इनके अंदर कोई सेल वॉल नहीं दिखाई दे रही है आपको। और ये डीपली स्टेन्ड एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, जो कि न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है? सेंटर ऑफ ईच सेल। और ये हम बाद में पढ़ेंगे कि इसमें कोई प्रोमिनेंट वैक्यूल नहीं है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। एक वैक्यूल क्या होता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे आगे।
तो हमें यहाँ पे वैक्यूल नहीं मिला। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये जो सेल्स थे वो एनिमल सेल हैं और इनमें एक डीपली स्टेन्ड न्यूक्लियस है। अब आप ये सोचेंगे मैम एनिमल सेल है, ये तो हमें पता ही चल गया क्योंकि ह्यूमन चीक सेल की स्लाइड है। बट कभी कभी प्रैक्टिकल्स जब कंडक्ट करती हैं टीचर्स, तो उसके अंदर क्या करती हैं, वो ये नहीं बताती हैं कि आपको हम ह्यूमन चीक सेल दे रहे हैं। वो क्या करते हैं, मेनली क्या करते हैं, सैंपल रख देते हैं और उस सैंपल के थ्रू आपको स्टेन वगैरह रख के बोल देते हैं कि आपको ये स्लाइड प्रिपेयर करके बताना है कि आपको इस स्लाइड में क्या दिख रहा है। तो जब आपको ये बताना होता है कि ये जो आपके पास सैंपल है, सैंपल ए, ये क्या है, तो उस टाइम पे आपको ये कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी है कि हमने इसमें एक एनिमल सेल को देखा था। दोस्तों अब याद करते हैं हम अपना अनियन पील एक्सपेरिमेंट, जो मेरे सबसे पहले वाली वीडियो के अंदर आपने देखा था, अनियन पील एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर मैंने आपको सेल्स दिखाए थे। ये देखिए, ये बिना स्टेन के हैं और यहाँ पर हमने एक स्टेन को यूज़ किया जिसका नाम है आयोडीन। आयोडीन को स्टेन करने के बाद भी हमने देखा कि प्लांट सेल के अंदर भी क्या दिखाई दे रहा है, एक डीपली स्टेन्ड न्यूक्लियस हमने देखा था। तो अब ये न्यूक्लियस क्या है, बहुत देर से हम सोच रहे हैं कि ठीक है न्यूक्लियस दिखाई दे रहा था, एग्जैक्टली न्यूक्लियस है कैसा। तो आप एक ये यूकैरियोटिक सेल देखिए। यूकैरियोटिक सेल बेसिकली एनिमल सेल है कि इसमें सेंट्रली लोकेटेड एक न्यूक्लियस है, जैसा हमने ह्यूमन चीक सेल में बोला। और ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है, जिस प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कहाँ लोकेटेड होता है, पेरीफेरी पे लोकेटेड होता है, सेंटर में नहीं होता। तो न्यूक्लियस क्या चीज़ है, न्यूक्लियस एक डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, हेरिडिटी यानी कि आपके जो ट्रेड्स हैं उसको पास ऑन करने के इंफॉर्मेशन जो है विद इन द न्यूक्लियस है। और ये आपकी दूसरी सेल की एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है और उन सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की भी पावर ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। इसकी एनिमल सेल में मीडियन और सेंट्रल पोजीशन होती है और प्लांट सेल के अंदर ये कहाँ होता है, ये देखिए, अगर आप इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देखेंगे तो प्लांट सेल में कहाँ पर है, ये पेरीफ्री में है। क्या है ये है न्यूक्लियस। चलिए अब देखते हैं, मैंने आपको कैरियन से बताई थी दो टर्म्स बनती हैं, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस और प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस क्या है और प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस क्या है। तो ये देखिए आप, ये कि यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये भी मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ प्रोकैरियोटिक सेल। तो क्या दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, अब इस अर्थ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया हैं। ये बात भी सही है कि बैक्टीरिया से ही एवोल्यूशन होके यूकैरियोटिक सेल हुआ है, बट एवोल्यूशन अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियस की पहले बात करेंगे। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो आप देखिए, उसका नाम है न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। लेकिन जो आपका प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है उसमें डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। इसको हम आगे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे प्रॉपर न्यूक्लियस के। यहाँ पर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ एक सेंट्रली लोकेटेड एक मटेरियल पड़ा हुआ है जो कि जेनेटिक मटेरियल ही है ऑफ कोर्स, जिसके अंदर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, बट वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर डिफाइंड सेंटर के अंदर ये देखिए ग्रीन कलर की आपको डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये क्या है, हमारा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक और आप ऑर्गेनेल देख सकते हैं इसकी लेबलिंग में, न्यूक्लियोलस। तो क्या है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव कैरियोट और यूकैरियोट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, मेन डिफरेंस क्या है, सेल्स दैट लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो सेल्स जिनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वो होता है प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। और जिन ऑर्गेनिजम्स के सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड एज द यूकैरियोट्स। अब एक और डिफरेंस देख लेते हैं दोस्तों, कि अभी ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर कोई भी
आपको न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं देगा, जो मैंने आपको पहले वाले डायग्राम में बताया। और उसके अलावा और भी हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मैं नाम यहाँ पे आपको बता देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। प्लांट सेल्स के अंदर आपको प्लास्टिड्स मिलेंगे, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ये सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक मेम्ब्रेन है, क्योंकि सब क्या है, अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं। तो उनके अंदर मेम्ब्रेन इसलिए है कि वो कोई भी मटेरियल को अपने आप अंदर घुसने नहीं देगी। मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ और परमिट द एंट्री और एग्जिट ऑफ एनी मटेरियल इनटू द ऑर्गेनेल ऑल्सो। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, चाहे कोई भी मेम्ब्रेन उसके अंदर हो, और न्यूक्लियर रीजन भी डिफाइंड नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो कि मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स हैं उसके अंदर। अब यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म का एक्सेप्शन आता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, जो दोनों में लाई नहीं करते, उनका नाम है वायरसेस। तो वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक जो हैं, ये किसी लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाते कि इनमें कोई लाइफ होती है। इनके अंदर लाइफ कब आती है, जब ये एक लिविंग बॉडी के अंदर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप आजकल के टाइम का एग्जांपल ले लीजिए, कोरोना वायरस का। तो क्या है, आपको हवा में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन किसी एक ऑर्गेनिज्म को हुआ, उसने स्नीज किया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर वो ड्रॉपलेट्स पहुंच गई, तो क्या हुआ, लिविंग बॉडी थी वो। लिविंग बॉडी में जैसे वायरसेस एंटर किए, उन्होंने उसकी सेल मशीनरी को यूज़ करके अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो अपने डीएनए को वो, डीएनए कह रही हूँ, जेनेटिक मटेरियल को वो उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल जो है वो हार्म करने लगता है, और अपनी कॉलोनीज ज़्यादा बना के जहाँ पर भी जिस भी साइट पे ये इन्फेक्ट करते हैं, वो एरिया जो है वो इन्फेक्शन से प्रोन होने लगता है। से फॉर एग्जांपल थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर इस वायरस की कॉलोनीज ज़्यादा बन रही हैं। तो आप यहाँ पर एक वेन डायग्राम के थ्रू आप एक डिफरेंस देखिए कि कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल से ही इमर्ज कर रहा है। तो देखेंगे ज़रा क्या क्या हमारे डिफरेंस है। डिफरेंस ये, यहाँ कोई न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ न्यूक्लियोइड है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे सारी ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होती है। एक दो एक्सेप्शन भी है, वो हम बाद में बात करेंगे। इसका साइज़ बहुत स्मॉल है, 1 to 10 माइक्रोन मीटर का। इसका साइज़ है 10 to 100 माइक्रोन मीटर का। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर शेप का होता है, देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे करके बहुत ऐसे रफली था। और यहाँ पर जो डीएनए होता है, यहाँ पे जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो लीनियर होता है, ठीक है। अब कॉमनैलिटीज़ क्या है, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों में साइटोप्लाज्म है। मैंने आपको बताया था एक सेल है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड की फॉर्म में, यहाँ पे एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, और एक और ऑर्गेनेल है जो कि राइबोसोम्स हैं, जो कि हमारी बॉडी के प्रोटीन्स बनाते हैं। एक और चीज़ फिर से एक बार और देख लेते हैं, इस टॉपिक को कंफर्म करने के लिए अच्छे से आपके दिमाग में आ जाए यूकैरियोटिक सेल वर्सेस प्रोकैरियोटिक सेल, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें कोई भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होगी। अभी तक हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, अब हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। मैंने आपको ऑर्गेनेल्स के नाम बताए। ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं प्लास्टिड्स, ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं लाइजोसोम्स, ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे अपने आने वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। अब ये एक चीज़ है जो कि मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, क्योंकि उसके अंदर कोई एक स्पेशलाइज्ड काम करने वाला नहीं है, कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है काम करने की अलग अलग ऑर्गेनेल्स के बीच में। तो जैसा साइटोप्लाज्म ऑर्गेनाइज्ड है, वहीं पर ही सारे फंक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। वहीं पर ही सारे ऑर्गेनेल्स के, जो भी हम आगे ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे उनके फंक्शंस बताऊंगी कि कैसे एक एक ऑर्गेनेल आपके सेल के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट एक एक फंक्शन करती है। तो वो फंक्शंस प्रोकैरियोटिक सेल में विद इन द साइटोप्लाज्म ही हो जाते हैं। और
कुछ फोटोसिंथेटिक, इसको मार्क कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करता है, अपने लिए खाना कैसे लेता है। अगर फोटोसिंथेटिक है तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपने लिए केमिकल बना लेता है। बाकी एनारोबिक और एरोबिक होते हैं, वो बिल्कुल अपने आप में सेपरेट टॉपिक है कि बैक्टीरियाज कैसे अपने लिए खाना बनाते हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक होता है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। वो क्लोरोफिल जो होता है इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट विद प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या है, अपने आप में एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि खाना बनाने का काम करती है, लेकिन किस में, यूकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में भी कौन सा मेन सेल है, प्लांट सेल। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक है, उसमें जो क्लोरोफिल है वो जो साइटोप्लाज्म है उसी में ही कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होते हैं, उसी के अंदर ही रिएक्शन हो जाते हैं, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल के अंदर नहीं होते। तो यहाँ पर एक ये मेजर डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का। अब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं कि क्या न्यूक्लियस हर सेल्स के अंदर होता है। अभी तक तो हम ये डिस्कस करते आ रहे थे कि न्यूक्लियस बहुत ज़रूरी है, ब्रेन है, उसी के अंदर सारी कोडिंग है, वही सब कुछ जानता है कि कैसे जो है आगे सेल डिवाइड करेंगे, कैसे ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है। तो क्या कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनके अंदर ब्रेन ही नहीं है या फिर जिनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है? जी हाँ, ऐसे भी सेल्स हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनमें ब्रेन नहीं है, बट वो विदाउट न्यूक्लियस हैं, तो उनका नाम है आरबीसी और सीव एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये है हमारा आरबीसी, इसमें सेल वॉल होती है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है और इसका जो कंट्रोल पार्ट है वो बिल्कुल हॉलो है, एक डिस्क की तरह। देख लिए, ये आपका ओरिजिनल व्यू है कि इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म है जिसमें हीमोग्लोबिन है। ये एक और सेल्स हैं जिनको हम सीव एलिमेंट्स कहते हैं, और सीव एलिमेंट्स के अंदर भी आप देख लीजिए कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन है। इसके साथ ये कंपेनियन सेल्स हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस है, पर ये अपने आप में सेपरेट सेल्स हैं, इनको कंपेनियन सेल्स बोलते हैं, इसको सीव एलिमेंट्स कहते हैं। और जो सेल्स विदाउट न्यूक्लियस होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा दिन की नहीं होती, जैसे कि आरबीसी की लाइफ सिर्फ 120 डेज़ की होती है। ठीक है, तो कुछ सेल्स ऐसे होती हैं जो कि सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, जिनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कई सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसे मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स ह्यूमंस के अंदर होती हैं, जहां पर आप देखेंगे कि एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यू है। तो यूनी न्यूक्लिएट भी होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं, और विदाउट न्यूक्लियस भी होते हैं सेल्स। अब इतनी देर से हमने न्यूक्लियस के बारे में इतना कुछ जान लिया, अब हम जानेंगे कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जैक्टली न्यूक्लियस कैसा दिखाई देता है। तो न्यूक्लियस के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस जो है हमारा, उसके अंदर होता है एक न्यूक्लियर एनवलप। तो व्हाट इज द न्यूक्लियर एनवलप, किसको बोल रहे हैं हम दोस्तों? न्यूक्लियर एनवलप हम बोल रहे हैं इसकी मेम्ब्रेन को। देखिए, इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। दो लेयर हैं, एक आउटर लेयर है, एक आउटर लेयर है, और एक है इसकी इनर लेयर। तो मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? फॉस्फोलिपिड्स की बाय लेयर से बनी होती है। तो यहाँ पर दो लेयर हैं, देखिए। और क्या होते हैं दोस्तों इनके अंदर? इसके अंदर बीच में देखिए, अगर आप देख सकते हैं ध्यान से, तो यहाँ पर हैं कुछ पोर्स। पोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पर लेबलिंग भी है कि इट इज़ अ न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर क्या करता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल बनता है वो ये गेट का काम कर रहे हैं, ये भी एक गेट का काम कर रहे हैं। यहाँ से अंदर और बाहर जाने का रास्ता देते हैं मटेरियल्स को कि वो अंदर जाएं और बाहर जाएं। ठीक है, इट इज अलाउइंग द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। आउटसाइड में क्या मिलेगा बाहर? साइटोप्लाज्म। अब देखिए, इसके अंदर भी अपना एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम है इसका? न्यूक्लियोप्लाज्म। और आप ये देखिए, बाहर इस आउटर कवरिंग से अटैच हैं राइबोसोम्स। क्या अटैच हैं इससे? एक ऑर्गेनेल है जो कि एक साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, जो कि हमारी बॉडी, आपको पता होगा कि पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एक प्रोमिनेंट प्रोटीन से बनी हुई है जिसका नाम होता है केराटिन।
तो इतना प्रोटीन सिक्रीट करना है, वो को इसका कौन सिंथेसाइज करता है? राइबोसोम सिंथेसाइज करता है। तो क्या है, राइबोसोम्स बाहर अटैच हैं और देखिए इसी की मेम्ब्रेन के एक्सटेंडेड हो रही है बाहर, मेम्ब्रेन इसी से अटैच है और उसने कुछ फोल्ड ले लिए। एक और ऑर्गेनेल है जिसका नाम हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इनसाइड आप देखिए एंटेंगल्ड मास में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है क्रोमैटिन मटेरियल। क्या नाम होता है दोस्तों? क्रोमैटिन मटेरियल, जिसके अंदर हमारे सारा ब्लूप्रिंट होता है, सारी इंफॉर्मेशन होती है कि ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करेगा फ्रॉम डे 1 से अपनी फाइनल, जब तक ये अपना यूथ हो जाएगा तब तक वो कैसा दिखाई देगा, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। और इसमें एक और छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन होता है। और यहीं पर क्या बनते हैं? जो आपकी बॉडी को प्रोटीन बना रही है उसी को बनाने वाले ऑर्गेनेल बनते हैं, जिसका नाम होता है राइबोसोम। किसमें? न्यूक्लियोलस में। तो ये न्यूक्लियोलस एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर है। एक बार और हम रिकॉल कर लेते हैं। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन structure with nuclear pores in it, which helps the material to move inside and outside with a fluid like structure inside it called as the nucleoplasm, and there is a presence of nucleolus in it, which is a round structure, and this nucleolus contains the RNA and proteins in it, और ये राइबोसोम की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कैरी करता है, जिसका इस डायग्राम के अंदर दूसरा नाम दिया हुआ है DNA। आगे देखें हम न्यूक्लियस के अंदर, अब हमने क्रोमेटिन मटेरियल की बात करी तो हम एक बात कर रहे हैं कि क्रोमोसोम्स। तो क्रोमैटिन मटेरियल और क्रोमोसोम्स दोनों ही सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, जब आपका सेल रेस्ट करता है, यानी कि एक सेल है हर समय तो डिवाइड नहीं करता रहता। आपने देखा है कि अगर एक छोटे न्यूबॉर्न के अंदर बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ होती है कि 1 मंथ में दिखाई दे गई, तो आप एक एडल्ट के अंदर देखेंगे तो बहुत जल्दी आपको सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिलेगा। तो सेल जो है, एक ह्यूमन सेल को टाइम लगता है कम से कम 24 आवर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने में। ठीक है, सेल डिवीजन लेती है 24 आवर, इन केस ऑफ ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम। तो ये एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और ये हमें कब दिखाई देते हैं? इसको मार्क कर लीजिए, हमें तब दिखाई देते हैं जब सेल को डिवाइड होना होता है। तो यानी कि मैंने आपको बोला कि क्रोमोसोम्स का ही सिनोनिम नेम है क्रोमैटिन मटेरियल। तो जब सेल रेस्टिंग फेज में होता है, जब सेल को नहीं डिवाइड करना, तो उस केस के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। लेकिन जब सेल रेडी हो गया कि अभी से डिवाइड करना है, तो ये अपने आप को अरेंज करते हैं रॉड शेप के अंदर कुछ इस तरीके से, जैसा आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। और फिर ये क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमा मीन्स कलर, यानी कि कलर लेने वाली आइडेंटिटी है। तो क्रोमोसोम्स क्या है? They contain information for the inheritance of characters। कैरेक्टर्स जो इनहेरिट करता है ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता से जो कैरेक्टर्स को इनहेरिट करता है इन द फॉर्म ऑफ DNA, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में वो इसको कैरी करते हैं। फिर क्रोमोसोम्स किस चीज़ का कंपोज करता है? जैसे मैंने आपको भी बताया कि न्यूक्लियस जो है उसमें RNA और प्रोटीन है। क्रोमोसोम्स में क्या है? DNA और प्रोटीन है। ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम में 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए, अगर हम इसको देखेंगे इस शेप में, तो ये है एक सिंगल क्रोमोसोम। सॉरी, ये है एक सिंगल क्रोमोसोम। और यहीं पर आप ये देखिए कि एक क्रोमोसोम जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि ये इसके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, ये इसकी लॉन्ग आर्म है, ये इसकी शॉर्ट आर्म है, इसके अंदर DNA मॉलिक्यूल है, और ये जो सेंटर पे है इसको हमने बोला सेंट्रोमियर।
क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर थ्रेड्स, जिसको हमने बोला क्रोमैटिड्स, और क्रोमैटिड्स जो हैं वो अटैच होते हैं सेंटर से बाय सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की किसी भी साइड पर जो है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है थ्रेड जो कि सेपरेट हो गया है सेंट्रोमियर से, उनको हम बोलते हैं आर्म्स। और विद इन द क्रोमोसोम्स क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन है जो कि सेल्स के बारे में, जो कि सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि उन्हें कैसा कंस्ट्रक्ट होना है या कैसा ऑर्गेनाइज होना है। क्योंकि आपने देखा है कि ह्यूमन टू ह्यूमन वेरिएशंस होते हैं, किसी के बाल जो हैं वो स्ट्रेट हैं, किसी के वेवी हैं, किसी के कर्ली हैं। तो ये कैसे, ये इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर है कि उसे कैसा ट्रेट लेना है, उसे वेवी बनना है, उसे स्ट्रेट करना है। तो ये सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन उसके अंदर कैरी करता है। इसी तरीके से नेल्स की शेप आपने देखी होगी, किसी की ब्रॉड होती है, किसी की लॉन्ग होती है, किसी की फिंगर्स होती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्लूप्रिंट की ये किसके अंदर होती है, सेल्स के अंदर जाती हैं। और यही जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, आपने आज तक सुना होगा कि जीन्स पास ऑन होती हैं, तो इन्हीं फंक्शनल सेगमेंट्स और डीएनए के हम क्या बोलते हैं, ये जो फंक्शनल सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको हम डीएनए बोल रहे हैं, जो कि विद इन द क्रोमोसोम है। और इसको डीएनए को भी अगर हमने देखा है तो ये किस तरीके से अरेंज है, इस तरीके से अरेंज है, जो कि ये क्या है, इसकी जीन्स। उसके अलावा भी अगर आप दोस्तों देखेंगे तो ये आपको इतना सब कुछ दिखाई दे गया, वरना अदरवाइज ये इतना एंटैंगल्ड फॉर्म में और इतना कंडेंस्ड फॉर्म में होता है कि पता ही नहीं चलता कि ये कैसा दिखाई देगा। ये बहुत ही ज़्यादा थिन थ्रेड की तरह दिखाई देता है माइक्रोस्कोप्स में भी। अब ये क्रोमैटिन मटेरियल, ये मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। व्हेन द सेल इज नॉट इन द डिवाइडिंग फेज, द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल क्या है, एक एंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और जब सेल को डिवाइड होना होता है तो ये अपने आप को किस में अरेंज कर लेते हैं, ये आप वीडियो में देख सकते हैं, इनटू द क्रोमोसोम्स। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या है, अब आपने न्यूक्लियस के बारे में जान लिया, तो यानी कि सेल भी क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है विद इन द सेल ऑल्सो। द सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। एक सेल डिवाइड करके दो नए सेल बनाता है। ये हम डिवीजन का टॉपिक बिल्कुल अलग तरीके से लेंगे, क्योंकि आपने देखा दो तरीके की सेल डिवीजन होती है। एक सेल डिवीजन के अंदर इंडिविजुअल बड़ा हो रहा है, ठीक है, और एक सेल ऐसा डिवाइड कर रहा है कि एक न्यू इंडिविजुअल बॉर्न हो रहा है। अ न्यू इंडिविजुअल इज टेकिंग बर्थ। तो दो टाइप की डिवीजन इसके अंदर है, जिसके बारे में हम आगे आगे पढ़ेंगे अपने वीडियोस के साथ। आप मेरे साथ बने रहिए। सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है along with the environment in determining the way the cell will develop। सेल कैसे डेवलप करेगा, सेल की मेच्योरिटी पे कैसा एग्जिबिट करेगा, और उसमें क्या क्या केमिकल एक्टिविटीज़ होंगी। एक ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है, कम से कम 24 आवर्स। अब एक ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर सेल ने डिवाइड करना बंद कर दिया तो क्या होगा, या फिर सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड करेगा तो क्या होगा। अगर सेल ने डिवाइड करना बंद कर दिया तो उस केस के अंदर क्या होता है, जब आपको इंजरी हो जाए या कोई डैमेज हो जाए तो उस केस में क्या होता है, सेल अपने आप को डिवाइड करना बंद कर देता है। या फिर जब एजिंग हो जाती है, जब और सेल्स को नहीं बनना, फाइनली सेल ने अपनी मेच्योरिटी अटेन कर ली है, उस केस में भी क्या होते हैं, सेल डिवाइड करना बंद कर देते हैं। पर मान लीजिए अगर सेल जो है वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करे जा रहे हैं, बिना रुके करे जा रहे हैं, तो वो कंडीशन एक डिजीज कंडीशन होती होगी, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना है, कैंसर, जहाँ पे प्रोलिफरेशन हो जाता है सेल्स का, ट्यूमरस सेल्स का। लास्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है हमारे इस वीडियो का है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपने ह्यूमन चीक सेल में देखा, उसकी स्लाइड में देखा है, आपने उसकी अनियन पील की स्लाइड के अंदर देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड होता है, जो हल्का लिटल स्टेन लेता है, उसी का नाम होता है साइटोप्लाज्म। क्या नाम होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल्स है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेल ऑर्गेनेल्स ही रहने वाला है, जो कि
से यहाँ पर जो है बहुत स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं सेल के। सारा प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म में ही सिंथेसाइज होता है जो आपकी बॉडी में है, और सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो भी अपने मेम्ब्रेन से बनी हुई है, और जो उसके अंदर भी प्लाज्मा होता है वो भी जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म हमने पढ़ा है उसी का अपना प्लाज्म होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं जो आपके साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी कि हमारी बॉडी जो है वो एक प्रोटीन से बनी हुई है जिसको हम बोल रहे हैं केराटिन प्रोटीन। बट केराटिन भी आपको पता नहीं होगा कि 54 टाइप्स का केराटिन होता है। तो सोचिए हमारे बॉडी में जो अलग अलग सेल्स हैं वो अलग अलग टाइप के केराटिन बना रहे हैं। जैसे कि आपके नेल्स का केराटिन आपके बालों के केराटिन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो सोचिए कैसी इन वाले सेल्स में और उन सेल्स में न्यूक्लियस भी डिफरेंट होगा और उसकी कोडिंग भी डिफरेंट होगी। इसी तरीके से आपके आई लेंस का जो न्यूक्लियस होगा, जो आई लेंस के सेल का न्यूक्लियस होगा, वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा दूसरे बॉडी पार्ट से। सो दिस इज़ द इनसाइट ऑफ द डे। थैंक यू एज फॉर नाउ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना प्यार यूं ही देते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।